नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू करते हैं जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। असल में इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये हमें समझना बहुत जरूरी है। जरूरत इसकी इसलिए पड़ी क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जनरली 1 साल से ज्यादा समय ले लेते हैं। 1 साल से ज्यादा जैसे कंस्ट्रक्शन होता है ब्रिजेस का, बिल्डिंग का, तो उसमें हमारा कई साल लग जाते हैं। तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे मेट्रो बिल्डिंग वगैरह बन रही है तो ये टेंडर सबमिट करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट को देते हैं और इसमें 2 से 3 साल लग जाते हैं बनने में जनरली। तो ये हमें बताता है कि 2 से 3 साल में हम कब कब रिकॉग्नाइज करें और कैसे मेजर करें रिवेन्यू को और कॉस्ट को। तो एंटिटी जिसे जरूरत पड़ती है कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन, उन्हें कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। जो कंस्ट्रक्शन करता है उसे कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। जैसे मान लिया आपने अपनी बिल्डिंग बनवानी है तो जिससे बनवाओगे वो कॉन्ट्रैक्टर होगा, और जो बनवा रहा है जो कस्टमर है वो कॉन्ट्रैक्टी होता है। मतलब आपका अपना बिल्डिंग बन रही है तो आप कॉन्ट्रैक्टी हैं, और जो बिल्डिंग बनाएगा उसे हम कॉन्ट्रैक्टर बोलेंगे। तो हम कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कॉन्ट्रैक्टी की बुक्स में नहीं, कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में क्या होगा उसके बारे में बात करना। इससे हमें ये बात पता चलता है कि दो पार्टी होती हैं, है ना। और thus if there is an entity which requires the engineering division to construct a machine for the production division, this would not meet the scope of AS7। तो वो AS10 में आएगा क्योंकि वो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट होगा। यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की, वो अभी हम उसका कुछ देखेंगे। बेसिकली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता क्या, तो ये कहाँ का अप्लाई होगा, मैंडेटरी है एक तो ये, और ये बताता है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए कैसी बनाई जाए। तो अकाउंटिंग किसके लिए बताता है, ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की, और कॉन्ट्रैक्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी बनाई जाए। कॉन्ट्रैक्टर को कब रिकॉग्नाइज करना है कॉन्ट्रैक्ट का रिवेन्यू, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अपनी P&L में कब लिखनी है, वो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताने वाला है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यहां से हमें पता चलेगा क्यों वो मशीन बनाई तो वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन असेट और ए कॉम्बिनेशन ऑफ असेट्स। या तो एक असेट हो सकती है या बहुत सारी असेट का कॉम्बिनेशन हो सकता है जो आपस में एक दूसरे से लिंक है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट सिंगल असेट के लिए हो सकता है, जैसे ब्रिज, बिल्डिंग, डैम, पाइपलाइन, रोड, शिप, टनल। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नंबर ऑफ असेट्स इन्वॉल्व हो सकती है जो एक दूसरे से रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, डिजाइन, फंक्शन। एग्जांपल है इसका कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफाइनरीज एंड अदर कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। हम अपने खुद के लिए बना रहे हैं तो वो कंस्ट्रक्शन नहीं है, हम दूसरे के लिए बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड केवल कॉन्ट्रैक्टर के लिए एप्लीकेबल है, कॉन्ट्रैक्टी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फॉलोइंग एसेट्स आर इंक्लूडेड: रेंडरिंग सर्विस रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स। हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कुछ सर्विसेज भी दे रहे हैं, वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगी। उसका कॉन्ट्रैक्ट भी रिलेटिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट। देखिए शिप होती है, शिप का जब लाइफ पूरी हो जाती है तो उसको ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है और उसको डिसमेंटल किया जाता है ताकि वो सारा का सारा पानी में ना जाए, उससे कुछ चीजें निकाली जाए। तो वो रीस्टोरेशन ऑफ असेट्स वो भी यहाँ पर कवर होता है। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कितना काम हुआ, कितना पैसा मिला, और अलग अलग साल से रिलेटेड होता है। तो मेनली दिक्कत आती है कि हम प्रॉफिट कैसे लिखें हर साल का,
3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अलग अलग खर्चा हो रहा है, कभी कुछ पैसा मिल रहा है, ये सब, तो हर साल का प्रॉफिट कैसे निकाला जाए वो हमें इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पता चलेगा कि मेनली रेवेन्यू क्या लिखा जाए और कॉस्ट क्या लिखा जाए। ये इंपॉर्टेंट बात है सबसे बड़ी। तो जैसा हमने पहले बात कर रहा था, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन एक असेट का भी हो सकता है या इंटर रिलेटेड कई असेट्स भी हो सकती है। एक होता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, एक बिल्डिंग बनानी है और 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इतना लंबा होता है, 3-4 साल का है, उस दौरान हम बहुत ज्यादा पहले से ही अंदाजा नहीं लगा सकते कितना कॉस्ट आएगा या गवर्नमेंट के कितना चेंजेस बीच में आ जाएंगे। जैसे कई बार लोहे का रेट एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ जाता है, तो हमें नहीं पता कि आगे आने वाले सालों में क्या क्या किस किस चीज में चेंजेस होंगे। तो जहां बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है, या कई बार क्या हो जाता है, एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर बताता हूँ, कई बार क्या हुआ, मैंने आपके लिए कॉन्टेक्ट किया और आपने कहा कि ये काम तो होना है, साथ साथ हम और भी बताते रहेंगे क्या क्या काम होना है, वो भी आप करते रहना। अब मैं पहले से कैसे बता दूं मैं आपसे कितना चार्ज करूंगा? तो मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है, जो जो काम कराओगे आप, उसमें जो खर्चा आएगा वो मैं आपको बताता रहूंगा, प्लस 10% मुझे देता। तो ऐसे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ब्रिज, बिल्डिंग, डैम एक साथ है या मल्टीपल है, तो उसके लिए हमारे हो सकते हैं बहुत सारे। एग्जाम्पल नंबर 1, एंटिटी एक्स वाई कॉन्ट्रैक्ट विद ए बी टू कंस्ट्रक्ट 2 रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन द सेम प्रीमाइसेस। The construction of both building will begin simultaneously. Building material, construction work and other related activity will go on in parallel to provide cost saving to entity XY. This also help AB achieve a timely completion of the 2 building and negotiated a consolidated price for 2 buildings. The above example suggests that there is a single contract negotiated to construct 2 buildings that are closely interrelated एंड इंटरडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ their अल्टीमेट पर्पस एंड यूज। तो ये क्या है, एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। एच ए सोल प्रोप्राइटर कॉन्ट्रैक्ट्स विद मेसर्स डीएम कंस्ट्रक्शन टू डिसमेंटल हिज ऑफिस प्रीमाइसेस एंड कंस्ट्रक्ट इट फ्रॉम स्क्रैच। तो ये चाहते हैं कि इनका ऑफिस पूरा तोड़ा जाए फिर दोबारा से बनाया जाए। In the given case, the construction contract include both demolition as well as the construction of new building. तो ये दोनों ही हमारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। Combining and segmenting construction contracts. Contract may undertake a number of contracts. The standard identifies certain cases where, for the purpose of accounting, it is necessary to apply the standard to separate identifiable component of a single contract or to a group of contract together in order to reflect substance of contract or group of contract. क्या होता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये बताएगा कि इस एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से माइलस्टोन है, या स्पेशल बात है कि वो एक माइलस्टोन है तो एक पार्ट कंप्लीट हो गया। जैसे मान लिया एक बिल्डिंग बनानी है 10 फ्लोर की, तो एक फर्स्ट फ्लोर का लेंटर डाला तो एक माइलस्टोन है, फिर सेकंड फ्लोर का डाला तो अनदर माइलस्टोन है। तो इस तरीके से when a contract covers a number of assets, the construction of each asset should be treated as a separate construction contract when separate proposal have been submitted for each asset. मान लिया हमने बात करी एक बिल्डिंग है उसमें 10 फ्लोर बनेंगे और हम हर 10 फ्लोर, हर एक फ्लोर के लिए अलग अलग नेगोशिएशन हुआ है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हुआ है, तो वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर बिल्डिंग का पूरा प्राइस एक साथ डिसाइड हुआ है तो वो एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है। Each asset has been subject to separate negotiation और कॉन्ट्रैक्ट और कस्टमर ने एक्सेप्ट रिजेक्ट हर एक का अलग अलग है, तो वो भी हमारा सेपरेट माना जाएगा। तो और हर एक एसेट की कॉस्ट और रिवेन्यू हम अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो भी वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। Group of contracts whether with a single customer or with several customers should be treated as single construction, right? When the group of contract is negotiated as a single package, एक ही पैकेज के तौर पे नेगोशिएशन हुआ है और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और एक साथ काम भी हो रहा है,
तो उसे एक ही कॉन्ट्रैक्ट माना जाए, ना कि अलग अलग। तो कॉन्ट्रैक्ट ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब तक क्या बता रहा है, कब हम हर एक कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग माने, इवन वो सिंगल एक साथ काम हो रहा है, और कब हम एक साथ एक ही कॉन्ट्रैक्ट माने, इवन कस्टमर अलग अलग हैं तो भी हम एक माने। तो थोड़ी सी हमें बातें बताई जा रही हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। A contract provide for the construction of an additional asset at the option of the customer or may be amended to include the construction of additional asset. The construction of the additional asset should be treated as a separate contract. अब जैसे मान लिया मैंने आपसे बात करी और एक बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनते हुए आपने कहा एक काम करो, इसके ऊपर एक रूम और बना दो, है ना। अब वो अलग माना जाए या उसी के अंदर माना जाए, तो ये कह रहे हैं अलग मानो अगर, शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट कंस्ट्रक्शन व्हेन, मतलब क्या कंडीशन है कि इसे अलग माने। अगर ये कंडीशन नहीं है तो उसे सेपरेट ना मान के उसी में मान लो। तो सेपरेट कब माने, अगर वो असेट बिल्कुल ही अलग है उससे पहले वाले डिजाइन से। मान लिया जैसे होता है ना, हमारे यहाँ एक कारपेंटर आया, एक बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब ये तो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मैं आपको एक रूटीन डेली लाइफ से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हमने क्या करा, एक कारपेंटर को बुलाया और उससे कहा हमारे लिए एक बेड बना दो। वो बेड बना रहा है, हमने कहा एक सोफा भी बना दो। अब देखो कायदे से देखा जाए तो सोफा और बेड दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, अलग से प्राइस डिसाइड होगा, अलग से नेगोशिएशन होगा। तो असेट अगर डिफर है सिग्निफिकेंटली इन डिजाइन, टेक्नोलॉजी और फंक्शन कवर्ड बाय द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसे अलग मानना चाहिए। यही अगर हम सोफा बना रहे, हमने वो बेड बना रहा है, तो हमने कहा एक काम कर, बेड में है ना थोड़ा सा उसको हल्का सा डिजाइन हमने जो पहले डिसाइड किया था उसके मुकाबले थोड़ा और ऊंचा कर दो, थोड़ा सा साइड में आप सेटी वगैरह बना दो, तो वो उसी का एक्सटेंशन है। तो वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हम चाहे तो ना भी माने, क्योंकि वो उसी का ही एक पार्ट बढ़ा रहे हैं, और एक अलग से चीज बना रहे हैं तो वो एक अलग ही बात होगी। प्राइस ऑफ एसेट इज नेगोशिएटेड विदाउट रिगार्ड टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो वो अलग ही माना जाना चाहिए, उसका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, XYZ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन करा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का। It has separate proposal raised for each unit of construction. Since each unit is subject to separate negotiation, he is able to identify the cost and revenue. हर एक यूनिट का अलग cost and revenue पता लगाया जा सकता है। Should XYZ treat construction each unit as separate? बिल्कुल separate मानना चाहिए, क्योंकि हमें अलग अलग पता चल रहा है। तो एज पर AS7 जब कॉन्ट्रैक्ट में नंबर ऑफ एसेट है और उसे अलग कब मानना चाहिए, सेपरेट प्रपोजल है, अलग से ईच अलग से नेगोशिएशन हो सकता है, अलग से कॉस्ट और रिवेन्यू का पता लगाया जा सकता है, तो ये सारी चीजें अलग है तो सेपरेट मानना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हमारे क्या क्या हो सकते हैं, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जिसके बारे में मैंने बताया था कि फिक्स है प्राइस, और दूसरा फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में पर यूनिट भी फिक्स हो सकता है प्राइस, टोटल भी फिक्स हो सकता है, आउटपुट के हिसाब से भी फिक्स हो सकता है। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट आर कॉमन, जैसे रोड फ्लाईओवर वगैरह बन रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बन रहे हैं, पब्लिक टेंडर से, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन यूजुअली बजटेड कॉस्ट होती है, पब्लिक का पैसा है, वो देखा जाता है कितना पैसा खर्च करना है, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट एट द सेम टाइम देयर कैन बी वेरियस रीजन कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ सकती है, जैसे वेज रेट बढ़ गए, मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, तो कई बार क्या होता है कॉस्ट एक्सक्लेशन क्लॉज ऐड कर दिया जाता है। फिक्स प्राइस कॉस्ट में कॉस्ट एक्सक्लेशन क्लोज ऐड किया जाता है। अब ये क्या है, मान लिया मेरा तय हो गया मैं फ्लाईओवर बनाऊंगा 50 करोड़ रुपए में, लेकिन मैंने कहा कि इसे बनने में 3 साल लगेंगे। आज आज मेरा जो पेट्रोल का रेट है वो 100 रुपए के आसपास है, तो अगर ये 130 रुपए 120 रुपए तक हुआ मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर ये 120 रुपए से भी बढ़ा तो 120 रुपए से जितना बढ़ेगा उसका 20% मैं आपसे लूंगा। ये एस्केलेशन क्लॉज में लिखा है, वेजेस के बारे में लिखा है, अलग अलग चीजों के बारे में लिखा हो सकता है कि इन केस मेरा मटेरियल लेबर का प्राइस इसी लिमिट से ज्यादा बढ़ गया तो मैं उसका इतना पार्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बढ़ा दूंगा, तो वो हम एक क्लॉज में डाल देते हैं ताकि एक लिमिट से ज्यादा लॉस ना हो, क्योंकि लॉस में तो कोई भी काम नहीं करना चाहेगा ना। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट वहां पर ये अच्छा है कि जितना भी खर्चा उसमें प्लस कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्टी
के लिए नुकसान है, क्योंकि उसे यही नहीं पता टोटल खर्चा कितना आएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टी के लिए फायदेमंद तब है जब कॉन्ट्रैक्टी स्टार्टिंग में नहीं बता लगा सकता कि मुझे टोटल क्या काम कराना है। उसे लग रहा है जब जब सहूलियत होगी, जो जो काम होगा मैं कराता रहूंगा, तो जितना काम बढ़ता रहेगा उतना पैसा देते रहेंगे वो। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट को पैसा मिलता है एक कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज, ठीक है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट आर कॉमन इन केस वेयर देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन। हमें ढंग से नहीं पता है कि कितना खर्चा आएगा, है ना, तो ये सही रहता है, प्रॉफिट मार्जिन उसका फिक्स हो गया। और एग्जांपल नंबर 3, एबीसी कंस्ट्रक्शन हैज ए कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड ए ऑफिस बिल्डिंग, द टर्म्स एंड कंडीशन आर एज अंडर। ABC's profit is agreed at 25% on expected contract cost. For this purpose, expected cost cannot exceed 22 करोड़। अब देखो ये दोनों में फायदा हो गया कि इन्होंने कहा हम 25% कॉस्ट का ले लेंगे, लेकिन कॉस्ट, भाई कॉन्ट्रैक्टी को टेंशन है एक लिमिट से ज्यादा कॉस्ट ना हो जाए, तो पहले तय हो गया 22 करोड़ से ज्यादा कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, तो दोनों खुश हो गए, भाई चलो ठीक है। एग्रीड प्राइस विल बी रिवाइज डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड। Cost for fixation will be taken as a cost of 22 करोड़ whichever is less। तो एक्चुअल कॉस्ट या 22 करोड़ जो भी कम होगा प्लस 25% हो जाएगा। प्राइस फिक्सेशन बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड कॉस्ट, तो assume that the cost expected to be incurred by ABC on 16 करोड़, तो ये क्या करेंगे 16 करोड़ का 25% 4 करोड़ लेकर 20 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बना देंगे। प्राइस फिक्सेशन सिनेरियो नंबर 1, मान लिया इन्होंने प्रॉफिट सोचा, कॉस्ट है 15 करोड़, तो 15 करोड़ का 25% हो जाएगा, है ना, तो प्राइस 18.75 हो जाएगा। मान लिया जो है 25 करोड़ आ गया कॉस्ट, तो वो तो 22 करोड़ से ऊपर देंगे नहीं, तो 22 करोड़ प्लस 25%, तो 25% था ना, कितना था कॉस्ट का, 20% था, 25% था ना, तो 22 करोड़ का 25% कितना होता है। तो सेकंड सिनेरियो में अगर 22 करोड़ रुपीस का खर्चे की इससे ज्यादा हो जाए, जैसे 25 करोड़ का हो गया, तो 25 करोड़ के केस में 22 करोड़ से ज्यादा की तो कॉस्ट ली नहीं जा सकती है, तो 22 करोड़ प्लस 25%, तो 27.5 करोड़ हो जाएगा। तो दिखाई दे रहा है कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन 5.5 है, बट 5.5 है नहीं, क्योंकि हमें 25 करोड़ की जगह तो 22 करोड़ ही खर्चा माना गया, तो 3 करोड़ तो ये जेब से निकल गए, तो 5.5 में से 3 निकल गए, तो एक्चुअल में 2.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ कि जेब से गए 25 और मिले 27.5, 27.5, तो 2.5 करोड़ का ही हमें प्रॉफिट हो पाया। एग्जाम्पल नंबर 4, एक्स लिमिटेड ने शुरू किया है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल को 21 में। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्रीड हुआ है कॉस्ट प्लस 10%। कंपनी का 1 लाख का खर्चा हुआ है, जिसमें से 90,000 रिम्बर्सेबल है, ऑफ विच कॉस्ट ऑफ 90,000 इज रिम्बर्सेबल। द फर्दर नॉन रिम्बर्सेबल कॉस्ट टू बी इंकर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट आर 5,000। मतलब खर्च हो गया 1 लाख, लेकिन 90,000 ही माना जाएगा, और अभी 5,000 का खर्चा और होना है, ये तो बर्बाद हो गए, क्योंकि 90,000 का 10% तो 99,000 हो जाएगा, और खर्च हो रहा है 1,05,000, तो इन्हें 6,000 का तो इस हिसाब से लॉस्ट हो जाएगा, तो इन्हें लॉस हो रहा है 6 लाख का। क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि भैया खर्च हो गए 105, मिल रहे हैं 99 ही, तो फिर वो, क्योंकि कई बार ज्यादा उटपटांग खर्चे होते हैं तो वो मिलते नहीं है वापस। कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू, तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू क्या होता है, मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल, जो पैसा हमें मिलता है, मिल गया है या मिलेगा, उसे हम क्या बोल देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू क्या है, जो हमारी एक्चुअल में इनकम, तो इसमें क्या क्या आएगा, इनिशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो हमारा शुरू में तय हुआ, मान लिया हमारा तय हुआ कि 50 लाख में हम आपके लिए कुछ काम करेंगे, तो वो। साथ वेरिएशन, हमने उसमें क्लोज डाल रखा है कि भाई हमारा आपसे, एक छोटा वही एग्जांपल, हम आपने क्या करा, मुझे एक डिजाइन दिखाया बेड का, और आपने कहा ये बेड हमें बनवाना, मैंने कहा ठीक है 50,000 रुपए में बन जाएगा, ठीक है। अब जब बनना शुरू हुआ
तो आपने कहा जो आपको फोटो दिखाई थी, डिजाइन दिखाया था, उसमें थोड़ा चेंज है, अब ये वाला डिजाइन बनाओ। तो मैंने कहा मैं जो बना रहा हूं उसमें आपका जो अब डिजाइन है वो थोड़ा सा फर्क है, तो उसमें 50,000 की बजाय 60,000 का खर्चा आएगा, तो 10,000 जो और है वो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू वेरिएशन। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से क्या बात ध्यान रखनी है, द क्लेम इज एन अमाउंट दैट द कॉन्ट्रैक्टर वुड कलेक्ट फ्रॉम द कस्टमर और एनी अदर पार्टी फॉर द कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। पहले ओरिजिनली जो तय हुआ था उसमें हमारा कुछ कॉस्ट इंक्लूड नहीं था, लेकिन बाद में कुछ और ऐड हुआ है, तो वो भी हमें लेना पड़ेगा। द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम क्लेम इज अनसर्टेन। एक क्या होता है कि जब कोई एक्स्ट्रा काम या कोई बीच में चेंजेस होते हैं तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा पैसा आपसे लिया जाता है, या शुरू में कोई कंडीशन है कि भैया ये और एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, तो उसका थोड़ा डाइजी होता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अनसर्टेन होता है। तो इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, हाउ एवर वो कब लेंगे हम, वही जब तय हो जाए, पक्का हो जाए, श्योरिटी हो जाए, मिल जाएगा तो ले लेंगे। नेगोशिएशन फॉर द क्लेम आर इन द एडवांस स्टेज, और ये पॉसिबल है कि कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उसका मेजरमेंट हो सकता है। द अमाउंट ऑफ क्लेम कैन बी मेजर रिलायबली। Incentive payment for early completion of the contract are included in the contract revenue if it is probable that the specific performance standard will be met and the amount of incentive payment can be measured reliably। हमसे ये बोला गया कि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारा काम 1 महीने से जल्दी निपटा दोगे ना, तो हम आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, 1 लाख एक्स्ट्रा देंगे, 1 करोड़ एक्स्ट्रा देंगे, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो अब वहां पर ये नहीं है कि आपने 1 महीना पहले निपटा दिया तो आप वो पैसा लिख लो। क्यों? देखो होता क्या है कि जब हम किसी से बात करते हैं ना तो अलग रहता है, और जब काम हो जाता है तो इंसान की फितरत और नेचर ऐसा होता है, काम होने के बाद बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, आपको देखते भी नहीं। तो तय हो गया 1 महीने में जल्दी कर दोगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, चलो जी जल्दी कर दिया, अब काम तो हो गया। तो जो कस्टमर है वो अपने आप को ज्यादा समझदार बनता है, तो कई बार वो क्या कहता है, जल्दी हो गया तो कमियां निकालेगा, देखो तुमने जल्दबाजी के चक्कर में ये काम खराब कर दिया, तुमने जल्दबाजी के चक्कर में ये काम खराब कर दिया, और वो इतनी कमी निकाल कर ड्रामे करेगा कि वो डिस्प्यूट हो जाएगा, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कहेगा भैया जो पैसे थे वही दे दो, हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए लिखा है कि वो क्लेम जो अर्ली कंप्लीशन का क्लेम है वो तभी आप लिखिए जब हमें लगे एडवांस स्टेज में और पैसा मिल जाएगा और उसका हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू में क्या क्या लेना चाहिए? एग्रीड प्राइस, चाहे वो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है चाहे कॉस्ट प्लस प्राइस, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, कोई भी है, वो दोनों में एग्रीड प्राइस प्लस कॉस्ट एस्केलेशन, जैसे ही वो कंडीशन जो लिखी हुई है एस्केलेशन की वो मेट हो जाएगी तो वो भी ऐड कर देंगे, प्लस क्लेम जो भी हमारा है, प्लस इंसेंटिव माइनस पेनल्टी। अब कई बार क्लेम या इंसेंटिव होते हैं तो फिर पेनल्टी भी होती है। जैसे हमें कहा गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट है 3 महीने का है, अगर आपने 3 महीने से जल्दी कर दिया तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आपने 3.5 या 4 महीने के बाद में कंप्लीट करा तो आप पे पेनल्टी भी लगेगी। तो दोनों बातें होती है, इनाम मिलेगा तो पेनल्टी भी होगी, तो पेनल्टी माइनस कर देंगे। तो क्लेम को हम तभी इंक्लूड करेंगे जब सर्टेन और उसकी मेजरमेंट हो सकती है, इंसेंटिव का भी यही सीन है। तो क्लेम आर ओनली इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू व्हेन इट इज प्रोबेबल कि कस्टमर एक्सेप्ट करेगा क्लेम और उसका पैसा भी रिलायबली कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लेम है रिम्बर्समेंट फॉर कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, और इंसेंटिव आर ओनली इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू जब ये प्रोबेबल है कि हमारा स्टैंडर्ड मेट हो जाएगा और हमारा पैसा कैलकुलेट किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू क्या क्या है, ये तो हमें पता चल गया। अब कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट में हमें क्या क्या लेना है, क्या क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट और क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट नहीं होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग: कॉस्ट दैट रिलेट डायरेक्टली टू द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारी इस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डायरेक्टली कॉस्ट है वो सब। कॉस्ट दैट आर एट्रीब्यूटेबल एंड कैन बी एलोकेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉस्ट डायरेक्टली इस कॉन्ट्रैक्ट पे खर्च नहीं हुई है बट उसे इस कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से में बांटा जा सकता है, एलोकेट किया जा सकता है। एक तो ये होता है कि खर्चा सीधा इसी कॉन्ट्रैक्ट पर हुआ,
एक ये है कि खर्चा सीधा इस पे नहीं हुआ, लेकिन हम प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं कि इसका खर्चा कितना हुआ, है ना। जैसे अगर आप दो दोस्त एक जगह जा रहे हैं, दोनों अलग अलग टैक्सी करके जा रहे हैं, तो हमें पता अलग अलग खर्चा कितना है। लेकिन अगर दोनों एक साथ एक टैक्सी में पूल करके जा रहे हैं, तो आधा आधा तो कर लेंगे ना खर्चा, तो वो भी हम एलोकेट है। अदर कॉस्ट चार्जेबल टू कस्टमर अंडर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो भी हमारा खर्चा है जो हम खर्चा कर रहे हैं उसके लिए, और हमें अलाउ है कि हम पैसा ले लेंगे। कॉस्ट दैट रिलेट डायरेक्टली टू ए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। साइट पे जो लेबर का काम हो रहा है, मटेरियल जो लग रहा है वहां पर, जो प्लांट एंड मशीनरी वहां पर है उसका डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ मूविंग प्लांट इक्विपमेंट एंड मटेरियल टू एंड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट साइट। देखो, जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ज्यादातर वहीं पर ही काम होता है जहां पर वो चीज बननी है। एक्सेप्शंस है कि जैसे आजकल क्या होगा, आपने देखा होगा मेट्रो लाइन, मेट्रो के लिए काम होता है, तो मेट्रो के पिलर में जो बड़े बड़े पीस होते हैं, आजकल क्या है, वो कॉन्ट्रैक्टर अपने यहाँ बनाता है, फिर उसको यहाँ पर लाकर लगा देता है। लेकिन लाना तो यहीं पड़ रहा है ना उसे, भाई ब्रिज जहां बनना वहीं तो बनेगा ना, तो वहां पर रोड बनेगी तो वहीं बनेगी। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये काम कॉन्ट्रैक्टर अपने घर पे नहीं करता, वहीं जाके करना पड़ता है। तो ये इसकी खासियत होती है, ये सिचुएशन होती है। तो अब जहां ब्रिज बन रहा है वहीं तो आना जाना पड़ेगा बार बार, तो वहां पर आना जाना, आने जाने में खर्चा होता है, वो भी सारा खर्चे में आएगा। अगर हमारा कोई अपना प्लांट या मशीनरी नहीं है और हमने किराए की लेकर के वहां पर काम करा रहे हैं, तो वो भी खर्चा आएगा हमारा। डिजाइन का, टेक्निकल असिस्टेंस का, क्लेम फ्रॉम थर्ड पार्टी, कोई और हमारी थर्ड पार्टी का नोट है, डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी रिड्यूस बाय इंसिडेंटल इनकम, दैट इज सेल ऑफ सरप्लस मटेरियल, डिस्पोजल ऑफ प्लांटर मशीनरी। हमने कोई प्लांटर मशीनरी खरीदी वहां के लिए तो खर्चे में डाल दी, बेची तो इनकम में डाल दो या कॉस्ट को माइनस कर दो। Example of cost that may be attributable to contract activity in general and can be allocated to the specific contract. अब ये खर्चे सीधा साइट पर नहीं हो रहे, लेकिन हम इन खर्चों को कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से में डाल रहे हैं। ये खर्चे कौन से हैं? इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ डिजाइन एंड टेक्निकल असिस्टेंट, जो डायरेक्टली इस दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन ओवरहेड्स, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। द एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट should be based on normal level of construction activity. The allocable cost may include borrowing cost as per AS 16. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 हमें बोरोइंग कॉस्ट के लिए बताता है। अब बोरोइंग कॉस्ट में क्या होती है, आप पढ़ चुके हैं AS 16, उसमें क्या रहता है कि अगर हमने कोई स्पेसिफिक लोन लिया है इसी के लिए, उसका पैसा यहीं लगा रहे हैं, अगर ये काम नहीं होता तो लोन नहीं लेते, तो वो सारा इंटरेस्ट यहाँ आएगा। अगर एक जनरल लोन है ना, तो वो तो हमारा जनरल खर्चे में आता है। तो यहाँ पर एलोकेशन जो AS 16 के हिसाब से मतलब इस चीज के लिए लोन लिया है। Example of cost that cannot be attributed to the contract activity or cannot be allocated to a contract are excluded from the construction contract. तो कौन सी कॉस्ट नहीं लेनी है, वो है अब यहाँ पर कौन सी कॉस्ट आप नहीं लेंगे। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, मतलब आपका नॉर्मल ऑफिस का खर्चा, तो वो आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाल सकते। फॉर विच रिम्बर्समेंट इज नॉट स्पेसिफिक इन द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है वो इतना आएगा और हम आपसे चार्ज करेंगे, तो फिर वो ले सकते हैं, ठीक है। जनरली नहीं लेते। सेलिंग कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, अनटिल अनलेस कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट में देखो, कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई भी खर्चा हुआ है लिखा है तो ले लेंगे वो। तो ये वाले खर्चे तभी एक्सक्लूड करने हैं जब कॉन्ट्रैक्ट में इनके बारे में कोई बातचीत नहीं है, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ आइडल प्लांट एंड मशीन। अब एक बताओ, हमारे पास 10 प्लांट एंड मशीनरी है और कॉन्ट्रैक्ट पर हमारी एक भी नहीं गई, हम डेप्रिसिएशन थोड़ी ना चार्ज कर लेंगे। या एक गई तो एक का ही तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो बची हुई 9 है उनका डेप्रिसिएशन थोड़ी ना चार्ज करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2,
PQ and associate undertakes a construction contract, the detail of which are provided below. टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 40 लाख है हमारी, और कॉस्ट हमारा केवल 3 लाख अभी तक हुआ है। एस्टिमेटेड कॉस्ट 30 लाख और होने की उम्मीद है। वर्क हमारा 10% कंप्लीट हुआ है। वर्क हैज स्टार्टेड सम टाइम अगो एंड देयर इज एन अनसर्टेनिटी with respect to outcome of the contract due to expected changes in the regulations. PQ is certain that it would be able to recover the cost incurred to the date. इन्हें ये लग रहा है कि आगे का तो पता नहीं, जो अभी तक खर्चा हुआ है वो तो हम वसूल कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है फ्यूचर के बारे में। तो इन द गिवन केस revenue and cost can only be recognized to the extent the cost incurred and those are expected to be recovered. तो P&L में क्या जाएगा, हम कॉस्ट 3 लाख है तो रेवेन्यू 10% है, 10% काम हुआ है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट 40 लाख है। 40 लाख का 10% वैसे तो 4 लाख होता है, लेकिन अनसर्टेनिटी है और हमें लग रहा है कॉस्ट ही रिकवर कर पाएंगे, तो हम 4 लाख की बजाय अगर हम 3 लाख की रिवेन्यू लें तो ज्यादा सही है। तो रिवेन्यू हमारा क्या रहेगा, 3 लाख, कॉस्ट 3 लाख, तो प्रॉफिट नील। ठीक है, हम वरना क्या कहते कि रिवेन्यू 4 लाख है, लेकिन अब हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अनसर्टेनिटी है और हमें पता नहीं पैसा मिलेगा या नहीं। तो हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करते हैं, जब हमारा कंफर्मेशन होता है कि पैसा मिल ही जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3, एक्स लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन शुरू किया है 1 अप्रैल को 2 लाख का। कंपनी ने 81,000 का खर्चा कर दिया 45% के लिए, तो 2 लाख का 45% 90,000 होता है ना। तो 90,000 का सेलिंग प्राइस। अब आपको थोड़ा सा इसके टर्म्स बताता हूँ जो यूज होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, अच्छा वर्क कंप्लीटेड कितना है, 81,000 कॉस्ट, तो वर्क कंप्लीटेड 45% है, कॉस्ट है 81,000 और इसका सेलिंग प्राइस एक तरीके से 90,000 है, तो इसे बोलते हैं। अब क्या होता है जनरली, हम अपने प्रैक्टिकली समझो, हम कौन है, कॉन्ट्रैक्टर, और हम कॉन्ट्रैक्टी से पैसा लेंगे। हमारा सपोज ये तय हो गया कि जितना जितना हम काम करते रहेंगे उतना उतना वो पैसा देता रहेगा, या उसका 90% देता रहेगा। जनरली पता क्या होता है, 10-20% वो रखकर कॉन्ट्रैक्टी अपने पास मार्जिन रखकर बाकी पैसा में देता रहता है। अब चालाकी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टर क्या चाहता है, से ज्यादा पैसा जल्दी से जल्दी, और कॉन्ट्रैक्टर क्या चाहता है कि मुझे पैसा ना देना पड़े ताकि ये जल्दी से जल्दी मेरा काम करे। प्रैक्टिकली आप भी अगर घर पे कभी काम कराए हो तो आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि इसने तो हमें नचा दिया। अगर आप किसी को पैसा दे दोगे तो वो आपको नचा देगा, और आप पैसा नहीं दोगे तो आप उसे नचा दोगे, क्योंकि उसे पैसा चाहिए, वो काम करता रहेगा। अगर आपने उसे, अब होता क्या है, हम जनरली क्या होता है, मान लिया घर पे पत्थर लग रहा है, टाइल लग रही है, तो क्या हुआ, वो जो ठेकेदार बोलते हैं जिसे कॉन्ट्रैक्टर, वो आया काम करने। अब क्या होता है, गरीब लोग होते हैं, कुछ उसने बोला आज ये जरूरत है, ये है वो है, हमने थोड़ा सा दया भावना दिखाते हुए, उस पर तरस खाते हुए उसको पैसा दे दिया। अब पता चला उसे कहीं से ज्यादा प्रॉफिटेबल काम मिलेगा, अपनी लेबर को उठाकर वहां ले जाएगा और आपको परेशान कर देगा, और आप कहोगे यार ये क्या कर दिया। तो जिनके मन में दया भावना कम होती है, जो बिजनेस पर्पज से ज्यादा सोचते हैं, वो पैसे ही नहीं देते उनको आराम से, और सच्ची में रो रहे हैं तो क्या रोन दो, लेकिन पैसे नहीं देंगे। उससे क्या होगा, वो जल्दी से काम करेंगे ताकि उन्हें पैसा मिले। तो कॉन्ट्रैक्टर की क्या कोशिश रहती है, वो जल्दी से जल्दी पैसा मिले, और कॉन्ट्रैक्टर की क्या कोशिश रहती है, वो पैसा ना दे, तो लड़ाई झगड़े होंगे। तो इसमें क्या तय होता है, कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टी अपने इंजीनियर से, आर्किटेक्ट से सर्टिफाई कराता है कि कितना काम कंप्लीट हो गया। समझ रहे हो मेरी बात, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर का बस चलेगा तो 40% काम करके कहेगा 80% हो गया, चल उनकी आदत, अरे हो गया सारा काम, पैसे दो पैसे दो। तो कॉन्ट्रैक्टी क्या करेगा, वो अपने कॉन्ट्रैक्टर या आर्किटेक्ट से सर्वे करवाएगा और बोलेगा आप सर्टिफाई करके बताओ कितना काम हो गया। अब यहाँ एक समस्या है,
कि जो कॉन्ट्रैक्टी का आर्किटेक्ट है या सर्वेयर है, इंजीनियर है, उसे कॉस्ट प्राइस नहीं पता, उसे क्या मालूम है? सेलिंग प्राइस। तो वो क्या कहेगा, 45% काम हो गया, किस चीज का? 2 लाख का। तो वो क्या कहेगा, 90,000 का काम हो गया। इसके एक टेक्निकल वर्ड है इसके लिए, इसे बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड, क्योंकि वो सर्टिफाई करके देता है कि कितना काम हो गया। तो वर्क सर्टिफाइड कौन करके देगा? कॉन्ट्रैक्टी का इंजीनियर, सर्वेयर या आर्किटेक्ट। और वो किस पर प्राइस पर बताएगा? सेलिंग प्राइस पे ही बताएगा। समझ रहे हो? लेकिन इसके लिए कॉस्ट कितनी आई है? 81,000। ये क्या है? कॉस्ट पर। लेकिन इसमें एक और बात है, देखो मान लिया इतना काम हो गया कंप्लीट, तो कई बार क्या होता है, कोई काम इतना इनिशियल स्टेज का है कि आर्किटेक्ट उसको इग्नोर कर देता है, ये तो बहुत थोड़ा सा काम। पता चला काम तो हुआ है 48% या 50%, लेकिन उसने सर्टिफाइड कितना किया है? 45%। क्योंकि कुछ बहुत ही इनिशियल लेवल पर काम है जिसमें खर्चा कुछ हो तो क्या है, लेकिन आर्किटेक्ट नहीं मान रहा उसका। तो काम कितना हो गया? 50%। सर्टिफाइड कितना हुआ? 45। तो कितना सर्टिफाइड नहीं हुआ उसे हम बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। लेकिन ये किसको पता है? ये कॉन्ट्रैक्टर को पता है। इसलिए वर्क अनसर्टिफाइड हमेशा कॉस्ट पर होता है, क्योंकि एक तरीके से ये स्टॉक है, सेल नहीं है। वर्क सर्टिफाइड क्या है? सेल। भाई ये मान गए दोनों पार्टी, तो ये क्या है? एक तरीके से सेल। और सेल किस पे होती है? सेल होती है सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, सेल किस पे होती है? सेलिंग प्राइस पे। लेकिन जो काम कंप्लीट हो गया लेकिन अभी सर्टिफाई नहीं हुआ, उसे अनसर्टिफाइड बोल रहे हैं। तो एक तरीके से ये क्या है? स्टॉक। और स्टॉक किस पे होता है? कॉस्ट पे। तो ये थोड़ी सी बातें मुझे लग रहा था आपको बतानी जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि 45% का काम हो गया है और उसके लिए 81,000 का खर्चा किया है। और उन्हें, अब देखो, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टी को क्या कहा हमने? 90,000 का काम हो गया, तो कायदे से उसे 90,000 दे देने चाहिए, लेकिन वो देता नहीं है पूरा, क्योंकि पूरे पैसे देगा तो हम उसे नचा देंगे। तो उसने केवल कितने दिए? 79,000 दिए। ठीक है, तो 81,000 का खर्चा हुआ, सर्टिफाइड हुआ 90, लेकिन मिले 79,000। फिर अगले साल हमारा 89,000 का खर्चा हुआ, 81 का पहले, 89 का बाद में, तो टोटल मिलाकर 1,70,000 का खर्चा हो गया 2 लाख में से, तो 30,000 का हमारा प्रॉफिट है ना? तो हमें बताना है हर साल हम कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करें। अब देखो पहले साल कितना प्रॉफिट ले और दूसरे साल कितना प्रॉफिट ले, तो इस बात पर हमें देखना है। तो हमारा किस तरीके से काम चलेगा? पहले साल का मैंने क्या बताया था? वर्क सर्टिफाइड क्या होता है? सेलिंग प्राइस। तो पहले साल का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 45%। 45% का मतलब 90 लाख, है ना? कितने का है? 90,000, सॉरी, 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो 2 लाख रुपए का 45% हमारा 90,000। खर्चा कितना हुआ है? 81,000, है ना? यहाँ पर कोई अनसर्टिफाइड नहीं है भाई, उन्होंने ये बोला है कि पैसा 79 मिला है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है हमारा? प्रॉफिट कितना हुआ है पहले साल? 9 लाख का। ठीक है, अच्छा दूसरे साल बचा हुआ कितना मिला? 110। और हमारा अगले साल और खर्चा कितना हुआ? 89 का। तो अगले साल का प्रॉफिट कितना हो गया? 21। लेकिन इसे अभी और हम और भी इसके बारे में काफी चीजें सीखेंगे, देखेंगे। तो कस्टमर का अकाउंट क्या? पहले साल हमने उसे 90 लेने थे, उन्हें कितने दिए? 79, तो इतना बैलेंस आ गया। अगले साल फिर 110 का काम कर दिया, तो पूरे पैसे मिल ही गए होंगे। तो AS7 provides that percentage completion method should not be applied if the outcome of contract cannot be estimated reliably. In such case, revenue should be recognized only to the extent contract cost incurred for which recovery is probable, and contract cost should be recognized as a expense in which they are incurred. ये कह रहे हैं अगर हमें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है कि पैसा मिलेगा या नहीं, तो हमें रिवेन्यू 90 लाख की बजाय 81 लाख ही लेना चाहिए, अगर हमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा।
एक होता है परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। तो एक तो हमारा जो हमने देखा, एक होता है परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। इसके अंदर क्या रहता है, एज डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आर मोस्टली लॉन्ग टर्म। ये तो सबको पता है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हमारे लंबे समय के लिए होते हैं। दैट इज दे टेक मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर टू कंप्लीट। उसे कंप्लीट होने में 1 साल से ज्यादा का समय लग जाता है। इसका मतलब जो फाइनल आउटकम है, प्रॉफिट या लॉस, वो कायदे से हमें कब पता चलेगा? कुछ सालों बाद ही पता चलेगा, जब कंस्ट्रक्शन काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले हमें थोड़ी ना पता चल जाएगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इट इज नेवरथिलेस पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू annually in proportion of progress of work to be matched with corresponding construction cost incurred in that year। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि या तो हम 3 साल का काम है तो 3 साल तक रुके रहें क्या प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करने के लिए, वो भी ठीक नहीं है। और जितना जितना काम हो रहा है वो प्रॉफिट लेते रहे, तो वो भी थोड़ा सा लगता है कि भाई आगे जाके कुछ गड़बड़ हो गई तो हम एकदम से प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करते चले जाए। दिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग कॉल्ड द स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेथड provide useful information on to the extent of contract activity and performance during an accounting period। लेकिन हमारे पास मजबूरी है, हमें साथ के साथ तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा। ऐसा तो कर ही नहीं सकते कि हम 3-4 साल तक रुक रहे हैं। तो दिस मेथड, द मेथड इज कंसिस्टेंट विद एक्रूवल एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि भैया ड्यू बेसिस पर, और भाई ये तो हमारे कंडीशन होगी होगी कि अगर हमें सर्टेन है कि पैसा मिलेगा तभी उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। So AS7 prescribed that the percentage completion method should not be used unless it is possible to make a reasonable estimate of the final outcome of the contract। अगर आपको फाइनल कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम के बारे में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप इस मेथड को अपनाएंगे नहीं। इस मेथड को तभी अपनाएंगे जब आपको पक्का पता है कि हाँ भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, पैसा मिलेगा, प्रॉफिट होगा, है ना। In reality, the actual profit or loss that is expected to be earned in such content is not possible. Therefore, companies make use of different estimates to arrive at the possible costs they are likely to incur for the construction। Large infrastructure companies, builders expect to carry the required industry experience. On that basis, the pricing quoted by these companies for tender take care of all the possible cost and expected profit। Therefore, in substance, a reasonable estimate of final outcome is possible in many such cases। ये आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, आप बता रहे हो कि मुझे इतना पैसा लेना है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप इतने समय से काम कर रहे हो, तो आप बेवकूफ थोड़ी ना जो पैसे लेके काम कर रहे हो इतना बड़ा, थोड़ा अंदाजा तो लगा ही है। तो एज पर AS7, द आउटकम ऑफ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो कब आप फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में ये माना जाए कि एस्टिमेटेड रिलायबली एस्टिमेशन इज पॉसिबल, और आप उसमें परसेंटेज कंप्लीशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या क्या वो चीजें हैं जहां पर कंडीशंस पर आपको लगता है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लगता है कि हाँ भाई आप एस्टिमेट कर सकते हैं। टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपको मालूम है कितना है, ये पता होना चाहिए आपको। साथ ही साथ it is probable that the economic benefit associated with the contract will flow to the enterprise। मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट पर एंड करेगा, है ना, कुछ पैसा आएगा आपके पास। Both the contract cost to complete the contract and the stage of contract completion at the reporting date can be measured reliably। आपको ये भी पता है कि आपका आज तक का खर्चा कितना हो चुका है, और आपको ये भी पता है कि बचे हुए टाइम पीरियड में और खर्चा कितना होगा, ये भी आपको मालूम। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है वो आपको मालूम है। मतलब इससे पहले क्या है, कॉस्ट कंप्लीट करने में कितनी है ये आपको अंदाजा लगाया जा सकता है, और कॉस्ट आपका क्लियरली आइडेंटिफाइड है, मेजर रिलायबली, so that actual contract cost incurred can be compared with prior estimate। तो मतलब सब कुछ कंफ्यूजन नहीं है कुछ, आपको अभी तक का कॉस्ट, आगे कितना कॉस्ट आएगा, सब कुछ पता है। The outcome of cost plus contract can be estimated reliably when all the following conditions are satisfied। वो क्या था, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट।
तो इट इज प्रोबेबल दैट द इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी इनफ्लो, मतलब पैसा मिलेगा. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट वेदर और नॉट स्पेसिफिकली रिम्बर्सेबल कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड रिलायबल. आपको जो पैसा मिलेगा वो भी और जो नहीं मिलेगा वो भी, दोनों के बारे में आपको मालूम है. आज कितना हो चुका है, फ्यूचर में कितना होगा, सब पता है. रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू एंड एक्सपेंस. The contract revenue and contract costs associated with the construction contract should be recognized as revenue and expense respectively by reference to the stage of completion of contract activity. An expected loss on construction contract should be recognized as an expense immediately in the income statement. अगर आपको लग रहा है कि आपको लॉस होने की उम्मीद है तो आज ही लिख लो भैया लॉस. ठीक है, तो एकदम से लॉस होते ही आपको आज ही लिखना है उसे. तो ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट रिलेटिंग टू फ्यूचर एक्टिविटी. अब मान लिया आज हमारे को अंदाजा है कि फ्यूचर में हमारा कितना और खर्चा होगा, तो वो उसका क्या करना है. अंडर द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज रिवेन्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल. अंडर द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज रिवेन्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल इन द पीरियड इन विच वर्क इज परफॉर्म. जैसे हमारा काम हुआ इस साल 40%, तो हम 40% रिवेन्यू लिख देंगे. तो जिस पीरियड में हमने काम किया उसी पीरियड में लिख रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आर यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी&एल जिस पीरियड में वो रिलेट हुआ है परफॉर्मेंस से रिलेटेड. 40% का काम हुआ है, 40% की कॉस्ट भी हम लिख देंगे. तो यही तो होता है जनरली, तभी तो प्रॉफिट आएगा. ये थोड़ी ना कि 40% का हम सेल लिख रहे हैं, 50% की कॉस्ट लिख रहे हैं, तो थोड़ी ना काम चलेगा. The contract costs that relate to future activity on the contract are however recognized as an asset provided it is probable that they will recover. तो हमारा स्टॉक हो गया ना. देखो मैंने क्या बताई थी आपको एक बात, वर्क सर्टिफाइड का कॉन्सेप्ट बताया था. 50% काम हुआ, वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ 45%. तो 5% क्या है, तो वो हमारा क्या है, एक तरीके का स्टॉक. तो मैंने स्टॉक को कहां दिखाते हैं, असेट में. तो यही बोल रखा है यहाँ कि उसे कहां दिखाएंगे, असेट में. लेकिन असेट में कब दिखाओगे, जब हमें उम्मीद है कि उसका पैसा मिल जाएगा. अगर हमें उम्मीद ना हो, हमें लगता है कि इसका पैसा नहीं मिलेगा, तो लॉस है. उसे असेट में ना दिखा के लॉस में दिखाए. ठीक है. सच कॉस्ट रिप्रेजेंट एन अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर एंड आर ऑफन क्लासिफाइड एज वर्किंग प्रोग्रेस. ठीक है. तो जो मैंने बोला था ना, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, ये सब WIP में आता है, वर्क इन प्रोग्रेस. इवन वर्क सर्टिफाइड भी वर्क इन प्रोग्रेस में है, क्योंकि अभी काम चल रहा है. Uncollectible contract revenue when an uncertainty arises about the collectibility of an amount already included in contract revenue and already recognized in the statement of P&L. The uncollectible amount or the amount in respect of which recovery has ceased to be probable is recognized as an expense rather than as adjustment of contract revenue. मतलब हम एक ब्रिज बना रहे हैं, 2 साल हो गए हैं, इस साल कंप्लीट होने की उम्मीद है. पिछले 2 सालों में हमने 70% रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया है, 50% पैसा मिल चुका है और हमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं थी उसमें. लेकिन अभी बारिश आई और पुल बह गया. अब तो भैया कुछ मिलेगा नहीं हमें, तो जो पुराना था वो लॉस में दिखाना पड़ेगा ना. या कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्टी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, वो हमारा, हमने उसके हिसाब से काम नहीं किया. एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. आपने अपना बर्थडे केक के लिए केक के लिए बात करी, आपने डिजाइन पसंद किया, मैंने कहा 1500 रुपए का बनेगा. हमने कहा ठीक है. आपने मुझे 1000 रुपए एडवांस दे दिए. मैंने केक बना लिया, मैंने 1500 रुपए ड्यू कर दिए. 1000 मिल गए, 500 और मिल जाएंगे. मैंने केक बनाने में जो खर्चा किया वो P&L के डेबिट में डाल दिया. 1500 रुपए सेल दिखा दी, 500 रुपए रिसीवेबल दिखा दिए. आज 31 मार्च है, आज केक बन गया.
आप केक लेने, आपने बोला था या तो 31 की शाम को आ जाएंगे या 1 अप्रैल को सुबह आ जाएंगे, तो आप नहीं आए, सेल है, मैंने सेल लिख दी। लेकिन अब हुआ क्या, अगले दिन जब आप आए, आप केक को देख के फैल गए। क्यों? हमने कहा था कि केक पिंक कलर का बनाना है और केक बन गया ब्लू कलर का। आपने कहा कि हम अपनी फ्रेंड्स के सामने देखेंगे तो मुझे लड़का लड़का चिढ़ाएंगे। अब लड़के के बर्थडे पे पिंक कलर का केक पहुंचा दो तो लड़के के दोस्ती उसे खा जाएंगे, लड़की लड़की कह के चिढ़ा चिढ़ा के। क्या लड़कियों को कहो कि पिंक तो वो थोड़ा चिढ़तियां है, ऐसा थोड़े ना, लेकिन एक बाय डिफॉल्ट हमने बनाया या जो बाय नेचर है कि थोड़े से कलर ऐसे होते हैं जो लड़कों को ज्यादा पसंद होते हैं जनरली, 100% नहीं, कुछ कलर ऐसे होते हैं जो लड़कियों को ज्यादा। ऐसे तो है ना, अब मान लिया लड़की कोई जा रही है पूरे पिंक कपड़े ऊपर से नीचे तक पहने हैं तो कोई अजीब सा नहीं लगेगा। एक लड़का ऊपर से नीचे तक पिंक कलर के कपड़े पहन के जाएगा तो थोड़ा अजीब सा लगेगा ही लगेगा। तो कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि अब वो पैसा नहीं मिलेगा, तो हमने जो ऑलरेडी P&L में लिखा है उसे रिवर्स करना पड़ेगा, तो लॉस में डालना पड़ेगा, ये लिखा है। अब हमें कैसा पता चलेगा कितना काम हो गया है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिटरमाइंड इन वेराइटी ऑफ वेज। बहुत सारे तरीके हैं ये पता लगाने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट कहां पर है। द एंटरप्राइज यूजेस द मेथड दैट मेजर रिलायबली द वर्क परफॉर्म डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये मेथड कौन कौन से हो सकते हैं? द प्रोपोर्शन दैट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर्ड फॉर वर्क परफॉर्म अप टू द रिपोर्टिंग डेट बियर टू द एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। मतलब आज हमने 20 लाख रुपए खर्च कर दिए और हमें 50 लाख पूरा खर्च होने की उम्मीद है। कितना हो गया? 40%। ये एक मेथड है। क्या लिखा है? द प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर्ड अप टू द डेट 20 लाख बियर टू एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट 50 लाख। 20 लाख खर्च हो चुका है, हमें लग रहा है 30 लाख और खर्च होगा, टोटल 50 लाख होगा। तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट में 50 खर्च होगा, 20 खर्च हो चुका तो 40% काम हो गया। तो ये पहला मेथड है, ये मेथड है, ठीक है। तो इसे मेथड को आप अपनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। या सर्वे करवाइए, है ना, इंजीनियर से, आर्किटेक्ट से। या कंप्लीशन ऑफ फिजिकल प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। या तो हम मान लिया 1 लाख की यूनिट बनानी है, 40,000 यूनिट बन गई है तो 40% काम हो गया है। समझ में आ रहा है? प्रोग्रेस पेमेंट्स एंड एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर मे नॉट नेसेसरली रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म। तो जो पैसा मिला है उसका कोई लेना देना नहीं है, काम कितना हुआ उससे। तो आपके सामने 3 मेथड बताए मेनली। क्या? proportion that contract cost upon टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, या सर्वे, या फिर जितना फिजिकली वर्क पूरा हो गया। कैलकुलेशन ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ फिजिकल प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्क मेथड। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन विच इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। फॉर एग्जाम्पल, a contract to place tiles can be regarded as complete on the basis of the area covered। हमने 1000 स्क्वायर फीट में टाइल लगानी है, 300 स्क्वायर फीट में लगा दी तो 30% काम हो गया ना। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड दूसरा जो हम कह रहे हैं वो क्या है? कॉस्ट अप टू डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। टोटल कंप्लीटेड कॉस्ट कैसे आएगी? आज की डेट तक की कॉस्ट प्लस जो और खर्चा होगा। मैंने कहा था 20 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, 30 लाख और उम्मीद है, तो टोटल 50 लाख का खर्चा होना है ना। अब जितना, अब इसमें क्या है, हमने एक एग्जांपल अभी अभी जो देखा था उस हिसाब की बजाय हम अलग तरीके से करेंगे। कैसे? मान लिया तो रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है या 100% कॉन्ट्रैक्ट है, फर्स्ट ईयर में 40% रिकॉग्नाइज हो गया, ठीक है, और यहां पर हमने एक्सपेंस भी लिख दिया। अब नेक्स्ट ईयर में हम यहां पर क्या लिखेंगे? मान लिया 30% और हो गया तो यहाँ 30 नहीं लिखते हम। अगर हम 30 लिखेंगे तो फिर वही है, ये हो गया कि कितना काम हो गया कंप्लीट? 70। पिछले साल कितना रिकॉग्नाइज कर लिया था हमने?
40, तो इस साल कितना रिकॉग्नाइज करेंगे 30, तो वो ऐसे लिख लेंगे। एक मेथड ये है, और कॉस्ट में भी फिर यही करेंगे। टोटल कॉस्ट अब तक की कितनी हुई है, पिछले साल कितनी लिखी थी, तो अब कितनी आई। द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड इज अप्लाइड ऑन cumulative basis in each accounting period to the current estimate of contract revenue and cost. In the percentage of completion method, the proportion revenue is recognized as the revenue in the P&L in which work is performed. The contract cost for the period are recognized as expense. This would give rise to recognition of P&L profit or loss to the contract. वही जो अभी अभी हमने देखा। कैलकुलेशन ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन अंडर सर्वेयर मेथड, 3 मेथड थे ना। एक तो ये था फिजिकल आउटपुट, जैसे स्क्वायर फीट कितना एरिया है 1300 लग गया, 30% हो गया। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ परसेंटेज कंप्लीशन कॉस्ट अप टू डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तीसरा सर्वेयर मेथड, इसमें हम क्या ही करेंगे, क्वेश्चन में बता रखा होगा कि कितना सर्वे के हिसाब से हो गया कंप्लीट। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं तो वहाँ सर्वेयर अपॉइंट होता है, पैसे लेके जो मर्जी करवा लो उससे, है ना। लेकिन प्रैक्टिकली तो वो इसलिए ही है कि ढंग से काम करे और वो देखे कि कितना काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, व्हेन द आउटकम ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली एंड द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली टू द एक्सटेंट कॉस्ट इनकर्ड। तो अगर जहां पे भी कंफ्यूजन है, हम रेवेन्यू कॉस्ट के इक्वल लेंगे, मतलब प्रॉफिट जीरो ले लेंगे। एन एक्सपेक्टेड लॉस ऑन द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज, अगर हमें लगता है कि हमारा जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से ज्यादा होने की उम्मीद, देन द एक्सपेक्टेड लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज। मतलब हमें लग रहा है आज ही लॉस नहीं हो रहा, लेकिन फ्यूचर में जाके जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा हमें लॉस हो जाएगा, तो वो लॉस आज ही लिखना है हमें। ठीक है, आज ही लिखना है। ठीक है, उससे स्टेज ऑफ कंप्लीशन ये वो कोई लेना देना नहीं। Also, A7 provide that whenever total contract cost is expected to exceed the total revenue, the loss should be recognized immediately. We may argue that why would an entity enter into a loss-making contract? It can happen that after having entered into the construction contract, बाद में कोई राइज हो गई कॉस्ट और हमारे पास इतनी बड़ी एक्सक्लेशन क्लॉज थी नहीं कि हम उसका प्राइस रिकवर कर सकें। और भी बड़ा रीजन हो सकते हैं कि हम खाली बैठे, लॉस हो रहा है, लेकिन अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लेते तो और बड़ा लॉस हो जाता, या इस लॉस वाले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमें 5 कॉन्ट्रैक्ट और मिलेंगे जहां हमें हैवी प्रॉफिट होगा। तो एक्स वाई जेड रीजन हो सकते हैं लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट लेने के। ठीक है, तो जितने भी लॉस है उसको इमीडिएटली लिखना, मतलब प्रोविजन बनाना है। तो हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 to 5 एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 2। इलस्ट्रेशन नंबर 4, एन अमाउंट of 9,90,000 was incurred on a contract work up to 31st March 24। तो 9,90,000 रुपए का खर्चा हो चुका है। सर्टिफिकेट हैव बीन रिसीव टू डेट टू द वैल्यू ऑफ 12 लाख, मतलब वर्क सर्टिफाइड है 12 लाख, सेलिंग प्राइस पर है ये। 10,80,000 कैश में मिल चुका है, उससे वैसे तो कोई लेना देना हमें है नहीं है इससे। द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड है ये, मैंने बताया था ना स्टॉक की तरह यूज होता है। 22,500। इट इज एस्टिमेटेड दैट बाय स्पेंडिंग एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 60,000 द वर्क विल कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। 2 महीने में 60,000 का और खर्चा होगा, काम पूरा हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12.5 लाख है। अब 60,000 का खर्चा होगा और 50,000 और मिलेंगे। कंप्यूट ए कंजर्वेटिव एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट टू बी टेकन टू AS7। देखो, अगर आज हम देखें तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि कितना काम हो गया है कंप्लीशन मेथड से। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, कॉस्ट अप टू डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। अप टू डेट कॉस्ट कितनी है, 9,90,000, और खर्चा कितना होने की उम्मीद है, तो टोटल खर्चा कितना होने की उम्मीद है, तो कितने परसेंटेज कम हो गया, कॉस्ट डन अप टू डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट।
94.29%, इतना काम हो गया। तो रिवेन्यू कितना लिखेंगे? टोटल हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 12.5 लाख रुपए का। इसका 94.29% रिवेन्यू हम लिख सकते हैं, इतना काम हो गया हमारा। कितना आया? टेलीफोन नंबर है किसी का? $11,78,625। इसमें से क्या माइनस करें? कॉस्ट अप टू डेट। हमारी कॉस्ट कितनी आई है, तो कितना प्रॉफिट आ गया? ठीक है, थोड़ा सा राउंड ऑफ की वजह से फर्क आ रहा है शायद। अच्छा, इसमें अब हम दूसरा तरीका अपनाएं कि हमें जो कॉस्ट है, कॉस्ट अप टू डेट की बजाय हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसका भी हिसाब लगाना है। तो टोटल खर्चा कितने होने की उम्मीद है हमारी? 10,50,000 का 94.29% ले। $9,90,045, तो कितना आएगा प्रॉफिट? असल में ये थोड़ा सा राउंड ऑफ की वजह से फर्क आ रहा है, क्योंकि हमारा एक्चुअल में 10,50,000 का यही तो 990 ही तो है। ये आप पूरा परसेंटेज लेंगे तो वो फर्क आएगा। ये ठीक है, समझ रहे हो? ये एक बार देखना 29 के आगे कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है बताइए? $94. ठीक है, अब ये एक्चुअल में यही है तो ये 990 ही आएगा। ये तो राउंड ऑफ की वजह से फर्क आया, तो कोई बात नहीं, 10-20 रुपए का, 50 रुपए का फर्क। तो कितना आ गया? 1,88,000। ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और आगे, तो हमें रिवेन्यू किस हिसाब से, कॉस्ट तो हमें पता है ना 990 है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितना, मतलब इवन इसको 990 को कोई ना फर्क करके हमें इसे थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। और अगर ये हम थोड़ा चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 580, है ना? ये 580 हो जाएगा अगर हम इसे 94.2857 करेंगे ना, तो ये इतना हो जाएगा लगभग, है ना? तो ये हमारा इतना आ जाए, मैच हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या करा, जितना भी हमारा काम कंप्लीट हुआ था उस हिसाब से हम लोगों ने रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया। एक कंपनी है, उसने एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया है 100 लाख के लिए, मतलब 1 करोड़ के लिए। 80% काम कंप्लीट हो गया है, कॉस्ट हो गया 92 लाख, मतलब लॉस होने की तरफ है। कंपनी को एस्टिमेट करा है कि 23 लाख रुपए का और खर्चा आएगा। एक्सपेक्टेड लॉस कितना है? 15 लाख। तो क्या करना है भैया? 15 लाख का लॉस लिखना है इमीडिएटली। तो कोई बात ही नहीं है, काम कितना हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। 15 लाख का लॉस, जो टोटल लॉस होने की उम्मीद है, उसे हाथों-हाथ लिखना है। 92 का खर्चा हो चुका है, 28 का और होगा, टोटल 1 करोड़ 15 लाख का खर्चा होगा, 1 करोड़ मिलेंगे, 15 लाख का लॉस होगा। कब होगा? आगे, लेकिन लिखो आज ही, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग किस पे चलता है? प्रूडेंस। लॉस होने की उम्मीद है तो उसको आज ही हाथों हाथ लिखना है हमें। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 1, रुपीज इन थाउजेंड्स। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख का है, कॉस्ट 390 की हो चुकी है और 2,60,000 रुपए का खर्चा होने की उम्मीद है।
कॉन्ट्रैक्ट 2 साल चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट इज 100% completed by the year 2, actual cost incurred is the same as the total estimated cost to complete, cost incurred to the date plus, मतलब तो हमें बोल रखा है शो द पी एंड एल अकाउंट ईयर 1 के लिए हमें क्या पी एंड एल दिखाना है, वैसे दोनों का ही दिखा रखा। तो ईयर 1 में हमारा परसेंटेज देखें कितना कंप्लीशन हो गया। कॉस्ट अप टू डेट 390, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 390 प्लस 260, तो कितना परसेंटेज काम हो चुका है हमारा? 60%। ये काम हो गया। तो इस साल का रिवेन्यू कितना होगा? 600 का 60%। अच्छा, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? 390 प्लस 260 कितना होता है? 650। इसका मतलब लॉस। तो लॉस को तो हाथों हाथ लिखना पड़ेगा, लेकिन वो कैसे लिखेंगे? इस साल का रिवेन्यू कितना लिखेंगे? 360, ठीक है। और इस साल की कॉस्ट कितनी लिखेंगे? 390। लॉस कितना हो गया? 30। और एक प्रोविजन फॉर लॉस बनेगा, ये अकाउंटिंग ऐसे होगी। टोटल लॉस कितना होने की उम्मीद है? 30 तो ये हो गया, 20 लाख का और लॉस का प्रोविजन बना देते हैं, तो टोटल 50 लाख का लॉस आ जाएगा ना इस साल। तो ये काम करना है, ठीक है। तो पीएनएल कैसे दिखाई देगा? पीएनएल में सेल्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो बिक गया है एक तरीके का, रिवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? 360। कॉस्ट कितनी आई है? 390। और प्रोविजन फॉर लॉस कितना बनाया है? 20। टोटल लॉस कितना आ गया? ठीक है। तो ये तरीका हमारा मेथड है करने का। अब अच्छा, हमारे मन में सवाल हो सकता है कि सेकेंड ईयर में क्या होगा, तो ईयर 2 का भी बता देते हैं आपको। बचा हुआ रिवेन्यू कितना होगा? 240। खर्चा कितना बचा हुआ है? 260, ठीक है। तो लॉस कितना हो रहा है हमें? लेकिन हमने एक प्रोविजन बनाया था 20 का लॉस का, है ना। तो लॉस तो पूरा ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, है ना। तो क्या एंट्री बनाई होगी हमने? पी एंड एल अकाउंट डेबिट लॉस फॉर प्रोविजन फॉर लॉस। तो उस लॉस को अब ट्रांसफर करके खत्म कर देंगे, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन। उससे क्या होगा? ईयर 2 में कोई लॉस नहीं आएगा, क्योंकि पूरा 50 का लॉस हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं ईयर 1 में। तो ईयर 2 में दोबारा लॉस थोड़ी ना लिखेंगे, इसके लिए। क्लियर है ये बात? आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। बी अंडरटुक ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स एट ए टोटल प्राइस ऑफ 150। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वाज एस्टिमेटेड 120, मतलब प्रॉफिटेबल सोचा हुआ। ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने 40 लाख का खर्चा किया है अभी तक, इन्हें 35 लाख रुपए मिल गए हैं। तो वैसे तो 35 लाख मिले हैं, उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। फाइंड आउट द कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टू बी रिकॉग्नाइज, व्हाट वुड बी द पोजीशन इफ, ये एक दूसरा आंसर हो गया। पहले हमसे ये बात पूछी है कि कितना हमारा होगा। तो कॉस्ट अप टू डेट कितना? 40 लाख। और एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट कितना है? परसेंटेज कंप्लीशन कितना हो गया? 40/120 इंटू 33.33%। और 1/3, हमारा 1/3 काम कंप्लीट हो।
और टोटल प्रॉफिट होने की उम्मीद है हमारे को। 150 लाख रुपए का सेलिंग प्राइस है, 120 की टोटल कॉस्ट है, तो प्रॉफिटेबल है। लॉस होता तो प्रोविजन बना के लॉस को खत्म कर दे। तो अब रिवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? रिवेन्यू इस साल का 50 लाख माइनस कॉस्ट अप टू डेट 40 लाख। तो इस साल का प्रॉफिट कितना होगा? कोई टेंशन नहीं। तो इसका एक तरीका दूसरा है, टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते 120 और 150 का डिफरेंस 30 लाख, उसका 1/3 10 लाख आता। लेकिन फिर सेल कितना है उसके लिए अलग से 1/3 करना पड़ता, तो ये ठीक है। अब आगे बोले, हमसे कुछ और भी कहना चाह रहे हैं। आगे लिखा है व्हाट वुड बी द पोजीशन अगर कंपनी को लग रहा है कि एडिशनल कॉस्ट और 125 लाख वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, मतलब 125 का खर्चा और होगा, टोटल खर्चा नहीं और होगा। तो अगर हमसे ये कहा जाए कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 150 लाख है, कॉस्ट अप टू डेट 40 लाख है, प्लस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट 125 है, तो टोटल 165 का लॉस कॉस्ट होने की उम्मीद है। तो इसका मतलब तो हमें फिर वही काम करना पड़ेगा ना जो एक बार पहले किया था। चलिए परसेंटेज कंप्लीशन देखें पहले। तो 40 डिवाइड बाय 165 इंटू 100, 24.24%। रिवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? 150 इंटू 24.24%। तो यह आ गया 36.36 लेस कॉस्ट अप टू डेट 40 लाख। लॉस कितना आ गया इस साल का? और प्लस करेंगे प्रोविजन फॉर लॉस। तो टोटल लॉस हमारा कितना होने की उम्मीद था? टोटल लॉस 15 लाख। इस 15 लाख में से 3.64 लाख का लॉस तो इस साल का आ ही गया। प्रोविजन और कितने लॉस के लिए बनाएंगे? 11.36 लाख के लिए और प्रोविजन फॉर लॉस आप कर लेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2। Following information is available in respect of two contracts A and B undertaken by C Limited. दो कॉन्ट्रैक्ट हैं। Comment on the presentation of these two contracts in the financial statements. बताइए इन दोनों को मिलाकर 90 लाख से ज्यादा है कम है? 92, ये तो लॉस लिखना पड़ेगा। और ये भी 92, तो इसमें भी लॉस लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों ही ऐसे हैं जिसमें लॉस है, हमें लॉस लिखना पड़ेगा, जो एक्चुअल लॉस है वो भी, और प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा। तो कैसे होगा? परसेंटेज कंप्लीशन पहले हम ए कॉन्ट्रैक्ट का कर लेते हैं। तो 63 लाख डिवाइड बाय 92 लाख कितने परसेंट हो गया? रेवेन्यू, यही जो परसेंटेज कैलकुलेटर पर आ रहा है इंटू 90 लाख कर दो और परसेंटेज डिवाइड बाय 100 कर दो, तो पता चल जाएगा रेवेन्यू कितना आएगा। एक काम करो, 90 लाख इंटू 68.48% है, क्योंकि फिर वो 10 डिजिट वाला चल जाएगा, टीचर के पास वो सॉल्यूशन नहीं जाएगा। तो 68.48% निकाल लो, 63,200।
लेस कॉस्ट 63 लाख, लॉस 1,08,000 और प्रोविजन फॉर लॉस, टोटल लॉस कितना लॉस होने की उम्मीद है 2 लाख, तो 2 लाख में से ये लेस कर दो 63,100, टोटल लॉस 2 लाख। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए कर लेते हैं। तो 50 लाख डिवाइड बाय 92 लाख, कितने परसेंटेज काम हो गया है? तो इंटू 85 लाख, या दोबारा से कैलकुलेट कर लो क्योंकि फिर वो कैलकुलेटर में पूरा आ रहा होगा। और कॉस्ट अप टू डेट है 50 लाख, कितना लॉस बचा हुआ लॉस, टोटल लॉस हमें कितना है 92 माइनस 15, 7 लाख, तो बाकी का लॉस कितना बचा? ये प्रोविजन बन जाएगा, टोटल 7 लाख का लॉस आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चेंजेस इन एस्टिमेट, the percentage of completion method is applied on a cumulative basis in each accounting period to the current estimate of the contract revenue and contract cost। हमने क्या करा था, एस्टिमेटेड फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट लेकर के परसेंटेज निकाला, एक साल बाद हो सकता है हमारा एस्टिमेशन में चेंजेस आ जाए, तो कह रखा हर साल निकालोगे ना, तो जो चेंजेस आया उस साल इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ चेंज, जो भी चेंज हुआ है वो उसी साल के पीएनएल में आ जाएगा। वैसे उस चेंज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के हिसाब से देख लेंगे, वो भी यही कहता है एस्टिमेशन में जो चेंजेस होता है उसका इफेक्ट फ्यूचर में चला जाएगा। द चेंज एस्टिमेट आर यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, और प्रॉफिट और लॉस उस साल के पीरियड सब्सिक्वेंट पीरियड में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं। A construction contractor has a fixed price contract for 9,000 lakhs। 9,000 लाख का एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का टाइम पीरियड है। फर्स्ट ईयर के लिए हमें बता रखा है, और कितना कॉस्ट अब तक हो चुका है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, और आगे भी कुछ चेंजेस हुआ है। अब यहाँ लिखा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर्ड अप टू द रिपोर्टिंग डेट, उसमें लिखा है इंक्लूड 100 लाख फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल स्टोर एट द साइट टू बी यूज्ड इन ईयर 3, और यहाँ लिखा है exclude 100 lakh the variation in cost and revenue is approved by the customer, compute year wise amount of revenue expense and contract cost to complete and profit to be recognized as per the AS7। तो फर्स्ट ईयर में हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है पहले साल में, और हमारा इनिशियल मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है 9,000, तो 9,000 में से 950 हटा दो तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाएगी, यानी कितनी आ रही है 9,000 माइनस 950, तो 8,050। तो हम परसेंटेज कंप्लीशन निकाल लेते हैं, कितना काम हो गया 2,093 डिवाइड बाय 8,050, तो कितना काम कंप्लीट हो गया पता चल जाएगा 20, देखो 26% आ गया। 9,000 माइनस प्रॉफिट तो 8,050 टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, अब तक की कॉस्ट ये तो 26%, तो सेलिंग प्राइस 9,000 है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उसका 26%। हम रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ईयर 1 में, कितना 2,340 है ना, और खर्चा 2,093, तो टोटल प्रॉफिट एस्टिमेटेड कितना हो गया 247। ये तो ईयर 1 की बात हो गई, यहां तक कोई टेंशन है। अब ईयर 2 पर आ जा, ईयर 2 पर हमारा टोटल खर्चा
कितना हो चुका है 6168, लेकिन इसमें लिखा 100 लाख रुपए वो भी है जो तीसरे साल यूज होगा, तो वो इस साल का खर्चा तो है ही नहीं, तो इस साल का खर्चा कितना है 6068, ठीक है। और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू है वो 9000 था, लेकिन अब हमें 200 का रिवेन्यू और होने की उम्मीद है, प्लस हो रहा है, तो 9200 का रिवेन्यू है, और प्रॉफिट कितना होने की उम्मीद है 1000, तो इसका मतलब हमारी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी होने की उम्मीद है, तो देख लो कितने परसेंटेज हो गया, 74% हो गया, तो सेकेंड ईयर में 74% हो गया, तो 9200 का 74%, 6000, ये है दूसरे साल में अब तक का रेवेन्यू, लेकिन पिछले साल कुछ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुके हो ना, कितना 2000, इसे लेस कर दो तो इस साल का रेवेन्यू आ जाएगा, समझ में आया। रेवेन्यू इस साल तक का टोटल है कुमुलेटिव 74%, तो जितना 24%, अब 26% जो पिछले साल था वो इसलिए 74 माइनस 26 इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि रेवेन्यू पहले 9000 था, अब 9200 है, तो आपको क्या करना, आज तक का रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, तो इस साल का रेवेन्यू आ गया 4468। ऐसी इस साल तक की टोटल कॉस्ट कितनी आई 6068 माइनस पिछले साल की कितनी थी 2093, तो इस साल की हमारे पास कॉस्ट आ गई, तो इस साल का रेवेन्यू, इस साल की कॉस्ट, तो इस साल का प्रॉफिट, ठीक है। अब आते हैं लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर में तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, 100% काम हो गया, तो टोटल रेवेन्यू 9000, 9000 माइनस फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू और सेकंड ईयर का रेवेन्यू, मतलब कुमुलेटिव सेकंड ईयर वाला आ जाएगा 6808, माइनस करना 9200 में से 6808, 2392, टोटल कॉस्ट होने की उम्मीद अब कितनी है भाई, 1000 रुपए का प्रॉफिट है टोटल, है ना, तो 1000 रुपए का प्रॉफिट है, 9200 में से तो 8200 की टोटल कॉस्ट, जिसमें से पिछले साल तक की कॉस्ट 6068 है, 6000 देखो 9200 माइनस 1000 का प्रॉफिट, तो 8200 की टोटल कॉस्ट, पिछले साल तक कॉस्ट 6068 लिख ली, तो इस साल की कॉस्ट क्या है 2132, और इस साल का प्रॉफिट 260, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से चल, कोई टेंशन इसमें, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है, एन एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, इस ईयर का कितना है, कौन सा मेथड अपनाया है, ठीक है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन के लिए कौन सा मेथड अपनाया है, सर्वे किया है, यूनिट मेथड है, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड है। एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस एट द ईच रिपोर्टिंग डेट, कितना खर्चा आ चुका है, कितना एस्टिमेटेड प्रॉफिट है अप टू द रिपोर्टिंग डेट, कितना एडवांस मिला है, कितना रिटेंशन है, कितना पैसा रोक रखा है। रिटेंशन का मतलब होता है कि हमें जितना पैसा मिल गया काम हो गया, लेकिन वो अभी तक पैसा दे नहीं रहा है ना। Detention are amount of progress billing which are not paid until the satisfaction of condition is specified. मान लिया किसी चीज से वो नाराज है, ये ठीक नहीं है, जब तक ठीक नहीं हो जाता, जब तक वो हम अम, जो है वो अमाउंट बताना पड़ेगा। प्रोग्रेस बिलिंग आर अमाउंट बिलिंग फॉर वर्क परफॉर्म, तो वो हम बिलिंग कराए। एडवांस रिसीव, जो पहले काम करने से पहले पैसा मिल गया उसे एडवांस बोलते हैं। और क्या बताना पड़ेगा, ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क एज एन असेट, ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क एज लाइबिलिटी। तो इस तरीके से लिखेंगे अब तक का कितना कॉस्ट हो गया है, कितना हमने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लिया है, लॉस कितना है, प्रोग्रेस बिलिंग कितनी है। तो ये हमारा पॉजिटिव है, तो ये हमें पैसा लेना है, और अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब हमने पैसा देना, उनसे ज्यादा पैसा ले लिया हमने, एडवांस हो गया, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। A7 जो एप्लीकेबल है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेंडरिंग सर्विस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एंड पार्ट ऑफ द बेसिक कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो सीधा सीधा रिलेटेड नहीं है तो नहीं आएगा।
अगर सीधा रिलेटेड है तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी इसके अंदर आ जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू इंक्लूड्स द इनिशियल अमाउंट, एग्रीड क्लेम्स, जो शुरू में हमने बात करी वो क्लेम, और जो भी पेमेंट एक्स्ट्रा मिल रही है या पेनल्टी, वो सब हमने देखा था। इंसेंटिव है वो जब तक हमें कंफर्म नहीं होता, जब तक हम नहीं लिखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में सारी कॉस्ट आती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इवन एलोकेबल अगर वो सिस्टमेटिकली बेसिस पर एलोकेटेड है। चेंज इन कॉस्ट हो सकता है AS5 के हिसाब से, उसे फ्यूचर में एडजस्ट कर लेंगे या ईयर एंड से एडजस्ट करेंगे। रिवेन्यू को परसेंटेज कंप्लीशन मेथड से लेना चाहिए, लेकिन अगर कुछ सिचुएशन है रिलायबली अगर हम सब कुछ नहीं पता लगा सकते हैं तो उससे बचना है हमें। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट, एलोकेबल कॉस्ट आती है। कॉस्ट कौन सी एलोकेट नहीं करेंगे? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड R&D, जब तक कि स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखा हो। WIP रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन इट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। इंटर कॉस्ट AS16 के हिसाब से हम ले लेंगे अगर चाहिए। प्रॉफिट को परसेंटेज कंप्लीशन मेथड से लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 to 5 देखते हैं। ऑन 1st December, Vishwakarma Construction Limited undertook a contract to construct a building of 85 lakh. 1 दिसंबर 21 को लिया है और 31 मार्च 22 को, मतलब 4 महीने बाद, कंपनी को पता चला कि उन्होंने 64,99,000 खर्च कर दिए हैं और अभी एडिशनल 32,01,000 का और खर्चा होने की उम्मीद है। तो व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज इन द P&L अकाउंट, और एज पर द प्रोविजन क्या क्या लिखा जाएगा। तो परसेंटेज कंप्लीशन कितना हुआ है? 64,99,000 डिवाइड बाय 64,99,000 प्लस 30 lakh, कितने परसेंट? तो 67% हुआ है। तो रेवेन्यू इस साल का कितना माना जाएगा? 85 लाख टू 67%, 56,95,000, और कॉस्ट आई है अभी तक 64,99,000। तो लॉस कितना आ गया? 4,000, और प्रोविजन और लॉस कितना बना देंगे? टोटल लॉस कितना होने की उम्मीद है हमें? तो 12 लाख में से 8,04,000 लेस कर देते। 3,96,000 का प्रोविजन फॉर लॉस होगा। टोटल जो लॉस है वो हमारा 12 लाख रुपए का रिकॉग्नाइज हो जाए। कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज फॉर द डिफरेंट ईयर। ईयर 1 का तो 12,50,000 का केवल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बताना है हमें। तो 12,50,000 का 30%, 375 लाख। सेकेंड ईयर में 1250 है, पेनल्टी 150 माइनस एस्केलेशन 170 प्लस, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,270 का 75%, 952 पॉइंट माइनस रिकॉग्नाइज लिया 375, 5 ये इस साल का है रिवेन्यू। चलिए नेक्स्ट है 1250 प्लस 150 प्लस 20, टोटल 14 माइनस रिकॉग्नाइज अर्लियर
952.5 कितना बचा, ये इस साल लिख लेंगे, ठीक है। चाहो तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, 577.5 और 375, यही आएगा फर्स्ट और सेकेंड ईयर। क्वेश्चन नंबर 5, T Limited has entered into a contract for the construction of underground railway network during the next 3 years for 1,350 crores. The cost of project is estimated 1200 crores, तो 150 crores का प्रॉफिट होने की उम्मीद है। अदर डिटेल्स जो हमें 3 साल की दे रखी है वो बता रखी है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट बढ़ती जा रही है, एस्टिमेटेड रिवेन्यू भी बढ़ गया है थोड़ा बहुत, और कॉस्ट जो खर्च हुई है वो सब बता रखी है। फाइंड आउट द रिवेन्यू कॉस्ट एंड प्रॉफिट जो हमें लेना है। तो देखो स्टार्टिंग में प्रॉफिट होने की उम्मीद है, फर्स्ट ईयर में हमारा कॉस्ट 200 ही है, टोटल कॉस्ट 1210 होने की उम्मीद है। तो कितने परसेंटेज काम हो चुका है हमारा फर्स्ट ईयर में, 16.53%। तो ईयर 1 का रिवेन्यू, वो तो ईयर 1 के नीचे, रिवेन्यू कितना होगा, तो 1350 का 16.53% करोड़ रुपीस माइनस कॉस्ट 200, तो प्रॉफिट ले लेंगे हम 23.16 करोड़ रुपीस का फर्स्ट ईयर, ठीक है। ईयर 2, ईयर 2 में हमारा काम कितना हो चुका है, 600 डिवाइड बाय 1240, ये है हमारा, अच्छा सॉरी, हमारा जो देखो यहाँ पर ये टोटल मिलाकर कॉस्ट इंकर्ड सेपरेटली दे रखी है, अप टू डेट नहीं दे रखी। हमें फर्स्ट ईयर में कितना दे रखा है 200, सेकंड में 600 और तीसरे में 440, तीनों को मिलाओगे तो 1240 आ रहा है। इसका मतलब कुमुलेटिव नहीं है, सेपरेट दे रखी है, जबकि हम परसेंटेज कुमुलेटिव निकालते हैं, कितना आज तक का काम हो गया उसमें से पुराना माइनस कर। तो कुमुलेटिव कॉस्ट हमारी कितनी है 800, 200, 600, 800 डिवाइड बाय 1240, 64.5। तो रिवेन्यू कितना लेंगे हम, रिवेन्यू होगा 1375 इंटू 64.5 माइनस रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर, और वो है 23.16, 663.99, ये सेकेंड ईयर का रिवेन्यू है, माइनस कॉस्ट, तो कॉस्ट हमारी 600 है सेकेंड ईयर की, है ना। प्रॉफिट कितना होगा सेकेंड ईयर का 3.9, ठीक है। अब आते हैं ईयर 3 पर, 100% हो गया अब तो रिवेन्यू है टोटल मिलाकर 1375 माइनस 887.15, ना कितना आ गया, माइनस कॉस्ट है 440, इसको इसको और इसको तीनों को ऐड करना, 135, चेक करिए हमारा ये 135 है ना, 1240 और 1375 लास्ट ईयर में जो टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और कॉस्ट का डिफरेंस है, तो वो हमने इस तरीके से 3 साल, ठीक है ना।
तो ये हमारा था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट AS7। काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आ सकता है और इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, कोई भी इसमें टेंशन की बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप आराम से अच्छे से करिए, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा।